हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम क्या करेंगे, जो डीपीएसपी थे उसके रिलेटेड क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। डीपीएसपी क्या करेंगे, केस स्टडी। तो जो सबसे पहले हमारा जो केस आता है वो कौन सा आता है, चमकम दो रायराजन केस। चमकम दो राय राजन केस, दो राय राजन केस। तो ये जो केस था ये आपका 1951 में हुआ था। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, तो कौन सा वाला प्रिवेल करना चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेगा। एक्चुअली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट थी उस वक्त एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे इसमें डायरेक्शन दी गई थी कि जब गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी जो है वो लाना चाहती है तो उसको ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो उसी के चलते जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब फॉलो करने पड़ते थे तो कई बार क्या होता था, जो फंडामेंटल राइट होते थे उसमें उसकी वायलेशन हो जाती थी। तो उसी के चक्कर में क्या करना पड़ता था, कई बार जो था सुप्रीम कोर्ट तक केस चला जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो थी वो फंडामेंटल राइट को सेव करती थी, जबकि पार्लियामेंट बोलती थी कि हम क्या करेंगे, हम डीपीएसपी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये काफ़ी देर तक ये केस कॉन्फ्लिक्ट रहा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। तो फिर नेक्स्ट जब ये दो राय राजन केस हुआ तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या हेल्ड किया कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्रिवेल करेंगे। तो इसके बाद जो हमारी जो पार्लियामेंट थी उसने फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इनेक्ट किए थे। इसके बाद हमारा आता है गोलकनाथ केस। कौन सा, गोलकनाथ केस। इस केस के अकॉर्डिंग क्या था, सुप्रीम कोर्ट का फिर से यही बोलना था कि अगर जो पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट विच आर सैक्रोसेंट इन नेचर। इसका क्या मतलब कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनको अमेंड नहीं कर सकते फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसका मतलब क्या था, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इन दोनों केस में क्या बोला जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है उनको अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया, गोरखनाथ केस के बाद, ये जो गोरखनाथ केस हुआ था ये 1967 का ईयर था उस वक्त। तो इसके बाद क्या किया इन्होंने, पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो है उसको इनेक्ट किया। अब जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसमें उसके थ्रू क्या किया गया, उसमें बोला गया द पार्लियामेंट हैज़ द, 24th में क्या बोला गया, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक अवे और abridge any of the fundamental right for the implementation of DPSP। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है, वो क्या कर सकती है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, अब्रिज कर सकती है, उसको वायलेट कर सकती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द, और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट
any of the fundamental right by enacting कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो था पार्लियामेंट का एक्शन लिया गया इसके बाद गोरनाथ केस के बाद। तो उसके बाद जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1971 वाला, उसके थ्रू क्या किया गया, एक आर्टिकल ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया। इस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 31 क्लॉज सी। अब इस आर्टिकल में दो प्रोविजन थे। जो पहला प्रोविजन था वो क्या था, नो लॉ शैल बी वाइड, नो लॉ शैल बी वाइड नो नो लॉ which seeks to implement the which seeks to implement the socialistic directive principle specified in article 39 clause b and clause c shall be void on the ground of contravention of the fundamental right of the fundamental right conferred by article 14, 19 and 31। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करूँगा। 39 क्लॉज बी क्या था, अब हमने इसके साथ इसके लिए क्या की थी, ट्रिक तैयार की थी। हमारी ट्रिक क्या थी, जैसे मैंने बताया था आपको, 39 जो आर्टिकल था उसकी ट्रिक क्या थी, लिम्का पीते हैं चिल्ड्रन। तो ये LI 39 क्लॉज ए था, M के साथ क्लॉज बी था और CA के साथ क्लॉज सी, ये क्लॉज डी, ये वाला H वाला क्लॉज ई और ये क्लॉज F, और बी वाला क्या है M। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मटेरियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है 39 क्लॉज बी में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो मटेरियल रिसोर्सेज होगी उसको क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा बोलता है हमारा 39 क्लॉज बी। और 39 क्लॉज सी क्या बोलता था, सी के साथ क्या था, CA कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये दो आर्टिकल हैं जो कि 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी। इसमें क्या बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में, कि अगर हम कोई लॉ इन दो के लेटर बनाएंगे, तो अगर वो ये लॉ, अगर ये लॉ फंडामेंटल राइट कौन कौन से 14, 19 और 31 को अगर वायलेट करता है, अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं 39 क्लास बी और 39 क्लास सी के प्रिंसिपल्स के आधार पर, तो अगर ये कोई वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो वाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको हम वाइड नहीं मानेंगे। वाइड मतलब वो लॉ जो है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब ख़त्म नहीं कर सकती, वाइड नहीं डिक्लेयर कर सकती। ओके, नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट आती है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया जा रहा है, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी कोर्ट के पास, उसको जो है वो छीना जा रहा है। तो नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट, फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी
for giving effect to such policy shall be questioned in any court. Question in any court on the ground that it does not give effect to such policy. Effect to such policy. तो ये दो जो प्रोविजन, इसमें क्या किया जा रहा है, जो जुडिशियल रिव्यू है उस वो छीना जा रहा है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कि जो लॉ होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगी कोर्ट। तो अब इसी के चक्कर में क्या हुआ, नेक्स्ट केशव नंदा भारती केस होता है। केशव नंदा भारती केस 1973 में। इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो प्रिंसिपल जो है वो सामने आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इसमें इस केस के थ्रू क्या किया गया, जो सेकंड प्रोविजन था ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला, इसको क्या किया गया, इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो 31 जो सेकंड प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन ऑफ 31 क्लॉज सी वो क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। और यहाँ पे भी जो था, जो फंडामेंटल राइट थे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई डीपीएसपी से। और यहाँ पे भी जो डीपीएसपी थे उसको क्या रखा गया, सबऑर्डिनेट रखा गया किसके, फंडामेंटल राइट के। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, बेसिक फीचर इस केस में बताया गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम जो है रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए इस क्लॉज को, इस प्रोविजन को, जो 31 क्लॉज सी का जो सेकंड प्रोविजन था उसको क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके साथ ही फिर नेक्स्ट क्या करती है, जो पार्लियामेंट है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सामने ले आती है। अब इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। अब इसके थ्रू क्या किया गया, जो 31 क्लॉज सी का जो फर्स्ट प्रोविजन था उसका जो स्कोप था उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो फर्स्ट प्रोविजन था ऑफ 31 क्लॉज सी, और फर्स्ट प्रोविजन ऑफ 31 क्लॉज सी क्या था, नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39 क्लास बी एंड क्लास सी। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिर्फ दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे, 39 क्लास बी और क्लास सी के। और इसी का जो ये जो यहाँ पे सिर्फ दो क्लासेज की बात हो रही है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब क्या बोला गया कि एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ओके, सिर्फ दो ही क्लास नहीं है, अब कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है गवर्नमेंट जो है जब अप्लाई करेगी तो उसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर सकते हैं। इट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ फर्स्ट प्रोविजन 31 सी का जो स्कोप था, इट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ इट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31 क्लॉज सी by including within its protection any law to implement any of the directive principles, any law to implement any of the directive principle, and not merely those specified in
आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। तो इसका स्कोप सिर्फ 39 क्लॉज बी क्लॉज सी तक ही नहीं रह गया, अब किसी भी एनी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल को जो था उसको प्रोटेक्शन मिल सकती थी इस आर्टिकल 31 क्लॉज सी के अंडर। नेक्स्ट इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केस आता है उसमें, और उस केस का नाम था मिनर्वा मिल केस 1980। मिनर्वा मिल केस 1980। अब इस केस में क्या, ये जो एक्सटेंशन दी गई, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्सटेंशन दी गई थी, उसको क्या कर दिया गया, इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो फिर से क्या हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए किसके, फंडामेंटल राइट के। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में लगातार जो है टसल जो है वो चल रही है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के रिलेटेड। तो और फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के अंदर क्या किया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और इसको क्या बना दिया जाता है, लीगल राइट बना दिया जाता है। तो और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो इसमें क्या किया जाएगा, एक हार्मनी बनाया जाएगी, एक बैलेंस बनाया जाएगा, जिसके थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट ना हो, और इन दोनों के बीच में क्या बने रहे, हार्मनी जो है वो बनी रहे। तो अभी भी अगर आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट है वो इंजॉय करता है सुपरमेसी ओवर डीपीएसपी, जबकि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको ना ही डैमेज कर सकती है, ना ही पार्लियामेंट उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड, although although parliament can amend fundamental right for the implementation of can amend fundamental right for the implementation of डीपीएसपी। तो ये थी आपकी पूरी कहानी, जितने भी जो केसेस थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के रिलेटेड। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि पार्ट 4 के आउटसाइड है, डायरेक्टिव्स आउटसाइड द पार्ट 4। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो कितना, कौन सा, आर्टिकल नंबर 335, 335 जो कि पार्ट 6 में मेंशन, पार्ट 16 में मेंशन किया गया है। ये बात करता है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विसेज। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कौन सा, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 ए, ये भी किसमें है, पार्ट 17 में है ये।
और ये बोलता है इंस्ट्रक्शन मदर टंग के लिए, तो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो मदर टंग को जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 जो कि ये भी पार्ट 17 में मेंशन किया गया है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो ये कुछ 3 आर्टिकल हैं जो कि आउटसाइड द पार्ट 4 हैं। तो अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है वो कौन सा केस आता है, चंपकम दो राय केस आता है, जिसमें जो है अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो केस आता है वो गोलकनाथ केस आता है, जिसमें फिर से बोला जाता है 1967 का केस था, जिसमें बोला जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट को हम क्या अमेंड नहीं कर सकते फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। फिर नेक्स्ट जो क्या किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इनेक्ट की जाती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बोलती है कि हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या डिसाइड किया जाता है, आर्टिकल 31 क्लास सी को जो है इनेक्ट किया जाता है, जिसमें 2 प्रोविजन रखे जाते हैं। जो पहला प्रोविजन था उसमें क्या बोला जाता है कि जो 39 क्लास बी और क्लास सी के लेटर अगर हमने कोई लॉ बनाना है तो अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो लॉ जो है वो वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रोविज़न था उसमें क्या था कि अगर कोई लॉ जो था कोई भी लॉ जो है इसके लेटर अगर हम बनाते हैं फर्स्ट प्रोविज़न के लेटर, तो उसको उसको क्वेश्चन जो कोर्ट है उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएगी। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो छीनी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट हमारा आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें हमारा क्या बेसिक स्ट्रक्चर का जो फीचर है वो दिया जाता है, और जिसमें बोला जाता है जो 31 क्लास का जो सेकंड प्रोविजन है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और फंडामेंटल राइट जो है वो अपनी जो सुपरमेसी है वो बनाए रखता है, और डीपीएसपी को फिर से सबॉर्डिनेट बनाया जाता है फंडामेंटल राइट के। और इसको काउंटर करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 लाई जाती है, जिसमें फर्स्ट जो प्रोविजन था 31 क्लास सी का उसको उसका उसको क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। अब सिर्फ 39 क्लास बी और क्लास सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिलेटेड ही लॉ नहीं बनाया जाएगा, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके रिलेटेड लॉ बनाया जा सकता है। अ, और किसी भी फंडामेंटल राइट को टेक अवे किया जा सकता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फिर इसके बाद क्या आता है, मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में, जिसमें फिर से जो ये जो एक्सटेंशन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, इसको क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके काउंटर पे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 होती है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उसको क्या बना दिया जाता है, लीगल राइट बना दिया जाता है आर्टिकल 300A के अंडर। तो इसमें इसी केस में मिनर्वा मिल केस में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। जो जब भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें क्या किया जाएगा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या बनाया जाएगा, बैलेंस बनाया जाएगा। और इसमें पूरे टॉपिक में हमें क्या पता चलता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट का उसको हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना डैमेज कर सकते हैं। ऑल दो हम जो है डीपीएसपी को इनेक्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड लॉ बना सकते हैं बाय अमेंडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो कुछ आर्टिकल्स थे जो कि इस पार्ट 4 के प्रोविजन से बाहर थे। कौन कौन से आर्टिकल हैं वो, आर्टिकल नंबर 335, आर्टिकल नंबर 350A और आर्टिकल नंबर 351। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लाइक लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।